हेलो दोस्तों, हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं बहुत घबराई हुई थी। ईशान के बारे में मेरी ननद मुझे पहले ही बता चुकी थी कि वह बेहद खुशमिजाज और बातों से लोगों का दिल जीत लेने वाला इंसान है। मेरी तस्वीर देखते ही उसने मुझे पसंद कर लिया था। मैं स्वभाव से बहुत शांत थी, मुझे दिखावे वाला प्यार पसंद नहीं था। हर समय तारीफ़ों करना या ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक बातें करना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था। मुझे हमेशा लगता था कि रिश्ता शब्दों से नहीं बल्कि ज़िम्मेदारियों से मज़बूत होता है। ईशान बिल्कुल मेरे उल्टा था। शादी वाले दिन भी उसने मेरी तरफ सीधे शब्दों में करना की बजाय शायरी सुनाने वाले शुरू कर दिया। मुझे शायरी की ज़्यादा समझ नहीं थी, इसलिए मैं बस मुस्कुराकर रह गई। उसने हँसते हुए पूछा, कैसा लगा? मैंने कहा, अच्छी थी। मेरा बात सुनकर वह खिलखिलाकर हँस पड़ा। उसकी यही मुस्कान पूरे घर का माहौल हल्का कर देती थी। शादी के बाद जब हम पहली बार अकेले बैठे, तो मुझे लगा कि वह भी वही बातें करना करेगा जो अक्सर नई शादी के बाद लड़के करते हैं, लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी भरोसे और सम्मान पर चले। अगर कभी मुझे कोई गलती हुई तो चुप मत रहना, मुझे समझा देना। उसकी यही बात मेरे दिल को छू गई। मुझे लगा शायद भगवान मेरे लिए सही जीवन साथी चुना है। शादी के शुरुआती दिन सचमुच बहुत अच्छे गुजरे। पूरा परिवार मुझे बेटी की तरह अपनाने की कोशिश कर रहा था। मेरी सास बहुत स्नेही थी और ससुर जी भी मुझे हर छोटी बात का हौसला देते। किसान हर समय घूमने फिरने की बातें करता रहता। उसने पहले से ही मनाली, शिमला, नैनीताल और कश्मीर की लंबी सूची बना रखी थी। वह कहता था कि शादी के बाद हम सब खूब सफर करेंगे और ढेर सारी यादें बनाएंगे। मुझे भी घूमने वाले बहुत शौक था, इसलिए मैं भी उसकी बातों से खुश हो जाती। लेकिन शादी से कुछ ही दिनों बाद ससुर जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर का माहौल बदल गया। अस्पताल के चक्कर शुरू हो गए। ऐसे में घूमने जाने का कार्यक्रम अपने आप टल गया। ससुर जी ने प्यार से कहा, बेटा अभी चिंता मत करो, लेकिन कुछ दिन रुक जाओ, फिर आराम से चले जाना। मुझे उनकी बात बिल्कुल सही लगी। मैंने तुरंत हामी भर दी, लेकिन ईशान का चेहरा उतर गया। वह कई दिनों तक उसी से बात लेकर उदास था। मैंने उसे समझाया कि जिंदगी में घूमना फिरना भी हो जाएगा, लेकिन अपने लोग ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मेरी बात सुनकर वह चुप हो गया, लेकिन उसकी नाराज़गी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। करीब 1 महीने बाद ससुर जी की तबीयत पहले से बेहतर हो गई। घर में फिर से खुशी लौटने लगी और हमने दोबारा घूमने जाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन तभी मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे हर समय थकान महसूस होती, कुछ भी खाती तो अच्छा नहीं लगता। सास मुझे डॉक्टर के पास ले गई। जांच के बाद डॉक्टर मुस्कुराई और बोली, बधाई हो, आपके घर में एक नई खुशी आने वाली है। यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रह गई। माँ बनने का एहसास अपने आप में बहुत बड़ा होता है, लेकिन इतनी जल्दी इसकी उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने सावधानी रखने की सलाह दी और कहा, फिर फिलहाल लंबी यात्रा से बचना बेहतर रहेगा। मैंने घर आकर सबको यह बात बताई। सास और ससुर बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे आराम करने को कहा, लेकिन ईशान कुछ देर चुप बैठा रहा। बाद में उसने कहा कि मैं चाहता था पहले कुछ समय पहले मैं एक दोनों दूसरे के साथ खुलकर बिताते हैं, लेकिन जब जो भी हुआ आगे उसे खुशी से स्वीकार करना चाहिए। उसकी आवाज़ में हल्की मायूसी थी, मगर मैंने सोचा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन उसने फिर घूमने जाने की बात छेड़ी, लेकिन मैंने डॉक्टर की सलाह याद दिलाई। सास ससुर ने भी यही कहा कि फिलहाल कोई जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं जाएंगे। जब हमारा छोटा मेहमान आ जाएगा तब पूरा परिवार साथ घूमने जाएंगे। बात तो वही खत्म हो गई, लेकिन मैंने महसूस किया कि इंसान पहले जैसा उत्साहित नहीं रहा। धीरे धीरे मेरी तबीयत में बदलाव आने लगा। कई बार अचानक किसी खास चीज को खाने का मन करता, कभी खट्टी चीजें याद आती, कभी चाट गोलगप्पे। एक दिन मैं इंसान से कहा, अगर मिल जाए तो आते वक्त गोलगप्पे ले आना। वह ऑफिस की थकान का हवा देकर भूल गया। बात छोटी थी, लेकिन उसी समय मेरा मन बहुत भावुक हो गया। रात भर मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मेरी आंखें सूजी देखकर सास ने वजह पूछी। मैंने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें प्यार से सिर हिलाया तो सब बता दिया। शाम को वह खुद मेरे लिए पसंद की चीजें लेकर आई और बोली, इस समय खुश रहना सबसे जरूरी है। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई। मुझे महसूस हुआ कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली ही नहीं होती, कई बार रिश्ते भी माँ जैसे स्नेह देते हैं। गर्भ के शुरुआती महीने में मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती, कभी कमजोरी तो कभी उलझन महसूस होती। इंसान कोशिश करता है कि वह सामान्य रहे, लेकिन धीरे धीरे उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगा। पहले जो हर छोटी बात पर मुस्कुराता था, अब अक्सर खामोश रहने लगा। मैं सोचती शायद ऑफिस का तनाव होगा, इसलिए कभी शिकायत नहीं की। जब भी डॉक्टर के पास जाना होता मैं चाहती कि वह मेरे साथ चले, लेकिन कई बार काम का बहाना बनाकर मना कर देता। वह पैसे मेरे हाथ में रख देता और कहता, मम्मी के साथ चली जाना।
मुझे बुरा तो लगता था, लेकिन मैं खुद को समझा लेती कि जिम्मेदारियां बढ़ गई है, इसीलिए शायद वह समझ नहीं निकल पा रहा है। दूसरी तरफ मेरी सास हर जांच की याद रखती, समय पर दवा देती और बार बार पूछती कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं। उनके अपनापन ने मुझे बहुत सहारा दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं आने वाले बच्चों के सपने देखने लगी। मुझे विश्वास था कि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो शायद सब पहले जैसा हो जाएगा और हमारी जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाएगी। कुछ समय बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। रियान के जन्म के बाद पूरे घर में खुशियों का माहौल था। सास-ससुर का समय उसके आसपास रहते और उसकी छोटी ज़रूरत का ध्यान रखते। निहारिका को लगता था कि अब शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उसे उम्मीद थी कि पिता बनने के बाद ईशान भी पहले से ज़्यादा जिम्मेदार और समझदार हो जाएगा, लेकिन धीरे-धीरे उसकी यह उम्मीद टूटने लगी। शुरुआत के कुछ दिन तो ईशान भी रियान को गोद में लेकर खिलाता और उसके साथ समय बिताता था, लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते गए और फिर अपने काम और दोस्तों में व्यस्त होने लगा, निहारिका दिन-रात रियान की देखभाल में लगी रहती। रात को बार उसकी कई बार नींद खुलती और सुबह होने से पहले ही वह रसोई में पहुंच जाती। सास उसकी मदद जरूर करती, लेकिन घर की जिम्मेदारियां धीरे-धीरे उसी के कंधों पर आने लगी थी। कई बार वह चाहती कि सार कुछ देर उसके पास बैठकर हाल चाल पूछ ले, लेकिन वह अक्सर मोबाइल में व्यस्त रहता या कह देता कि ऑफिस का बहुत दबाव है। निहारिका हर बार खुद को यही समझाती कि शायद समय से साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक दिन सास ने उसकी थकी हुई आंखें देखी तो बोली, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, घर के काम कभी खत्म नहीं होते। निहारिका मुस्कुरा दी, लेकिन वह जानती थी कि माँ की बात सही है, उनके पास आराम करने का समय नहीं बचता। ईशान पहले की तरह उसके पास बैठकर बातें भी नहीं करता। पहले वह ऑफिस से लौटते ही पूरे दिन की बातें सुनाता था, लेकिन अब खाना खाकर कुछ देर दोस्तों से मिलने निकलता। जब निहारिका पूछती कि इतनी देर बाहर क्यों रहते हो, वह कह देता कि काम का तनाव कम करने के लिए दोस्तों के साथ बैठना जरूरी है। निहारिका ने कभी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसे यह जरूर महसूस होने लगा कि उनके बीच पहले जैसा अपनापन भरी बातचीत खत्म होती जा रही है। एक समय उसने प्यार से कहा, ईशान बहुत दिन हो गए कहीं साथ नहीं गए, अगर दूर नहीं जाना चाहते हैं तो पास ही पार्क में चल लेते हैं। रियान भी अब थोड़ा बड़ा हो रहा था, उसे भी अच्छा लगेगा जाएगा तो। ईशान ने बिना किसी तरफ देखे जवाब दिया, आज बहुत थक गया हूँ, फिर कभी चलेंगे। ऐसा कहते कहते कई महीने गुजर गए, उसके बाद फिर कभी नहीं गया। निहारिका का मन धीरे धीरे उदास रहने लगा। उसने खुद को पूरी तरह रियान की परवरिश और घर की जिम्मेदारियों में लगा दिया। उसे लगा शायद शिकायत करने से बेहतर है कि वह अपने परिवार को संभालने पर ध्यान दे, लेकिन इंसान कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसे अपने सबसे करीबी व्यक्ति का साथ चाहिए होता है। एक रात ईशान देर से घर लौटा, वह बहुत थका हुआ लग रहा था। निहारिका ने बिना कुछ कहे उसके लिए खाना गर्म किया। खाना खाते समय भी वह लगातार मोबाइल देखता रहा। तभी उसके फोन पर किसी का संदेह आया। उसने जल्दी से फोन लॉक कर दिया। निहारिका कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसके मन में पहली बार एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। अगले कुछ दिनों से उसने देखा कि इंसान पहले से ज़्यादा समय फ़ोन पे बिताने लगा है। अगर वह कमरे में आती तो वह बात बदल देता या फ़ोन रख देता। निहारिका ने अपने मन को समझाया कि बिना वजह चेक करना ठीक नहीं है, लेकिन दूरी अब साफ महसूस होने लगी थी कि एक दिन कपड़े रखते समय उस इंसान की शर्ट पर हल्का किसी का परफ्यूम की खुशबू महसूस हुई। उसने कोई आरोप नहीं लगाया, उसने सिर्फ शर्ट वापस अलमारी में रख दी और उस पूरे दिन सोचती रही कि क्या सचमुच उसके रिश्ते में कुछ बदल रहा है, बेवजह परेशान हो रहा है। उस समय सास ने उसे उदास देखते हुए पूछा, ठीक है ना बेटा? निहारिका ने मुस्कुराकर हाँ सब ठीक है। इसकी बातों में किसी से कहना नहीं चाहती थी, लेकिन बिना सबूत पर किसी को उंगली उठाने पर विश्वास नहीं रखती। रात भर निहारिका को नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर इंसान इससे दूरी क्यों रहता है। उसने तय किया कि वह चुप रहने की बजाय खुलकर बात करेगी, क्योंकि उसे लगता था कि हर रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बातचीत और विश्वास होते हैं। अगले दिन इंसान ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। निहारिका ने शांत स्वर में कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ईशान ने घड़ी की तरफ देखा और बोला, अभी देर हो रही है, शाम को बात करेंगे। इतना कहकर वह चला गया। शाम आई, लेकिन वह हमेशा की तरह देर घर लौटा, खाना खाया और फिर बाहर जाने लगा। निहारिका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज नहीं, पहले मेरी बात सुनो। ईशान कुछ पल के लिए रुक गया। उसने कहा, आखिर बात क्या है? निहारिका ने धीरे से कहा, मुझे लगता है हमारे बीच पहले जैसी बात नहीं रही। तुम पहले की तरह मुझसे बातें नहीं करते, घर आते हुए ही या मोबाइल में लग जाते हो या दोस्तों के पास चले जाते हो। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे बता दो,
लेकिन यूं खामोश मत रहो। ईशान ने गहरी सांस ली और कहा, बात इतनी बड़ी नहीं है कि जितनी तुम बना रही हो। ऑफिस का दबाव बहुत बढ़ गया है, जिम्मेदारियां भी पहले से ज्यादा है। मैं बस थोड़ा अकेला रहना चाहता हूँ। निहारिका ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसके दिल को पूरी तरह तसल्ली नहीं मिली। कुछ दिन बाद एक पारिवारिक समारोह था। पूरे परिवार ने साथ चलने की तैयारी की, लेकिन ईशान ने कह दिया कि उसे जरूरी काम है, इसलिए वह नहीं जाएगा। निहारिका सास ससुर और रियान के साथ चली गई। वहां सभी लोग पूछ रहे थे, ईशान कहाँ है। निहारिका हर किसी को यही कहती कि ऑफिस का काम आ गया है। लौटते समय उसकी सास ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, बेटा, अगर दिल में कोई बात हो तो मुझे जरूर कहना। रिश्ते खामोशी से नहीं, भरोसे से चलते हैं। निहारिका ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों कुछ कह रही थी। कुछ दिनों बाद निहारिका घर की अलमारी ठीक कर रही थी, तभी उसे कुछ पुराने फोटो मिली। शादी के शुरुआती दिनों की तस्वीरें देखकर उसकी आंखें भर आई। उन तस्वीरों में इंसान की मुस्कान अलग ही थी। उसने मन ही मन सोचा, आखिर ऐसा क्या बदल गया कि वही इंसान आज इतना दूर हो गया। उसे शाम इंसान फिर देर से घर आया। इस बार निहारिका ने बिना गुस्से किए सिर्फ इतना पूछा, क्या हम कुछ समय पर रिश्ते के लिए भी समय निकाल सकते हैं। ईशान ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अगले दिन निहारिका कमरे कपड़े समेट रही थी, तभी उसकी नजर ईशान के फोन पर गई। फोन लगातार बज रहा था। उसने फोन उठाने की कोशिश नहीं की। उसी समय ईशान कमरे में आ गया और जल्दी से फोन अपने पास रख लिया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अब निहारिका के मन में उठ रहे सवाल और गहरे हो गए, लेकिन उसने फिर भी कोई आरोप नहीं लगाया। उसने तय किया कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगी। उसी रात ससुर जी ने ईशान को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, परिवार सिर्फ जिम्मेदारियों से नहीं चलता, समय भी देना पड़ता है। निहारिका पूरे घर को संभाल रही है और यान भी अब बड़ा हो रहा है। उसे तुम्हारी जरूरत है। ईशान ने सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अगले दिन जब ईशान नहाने गया तो उसका फोन बार बार बजने लगा। निहारिका का इरादा कभी उसका फोन देखने का नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर आए एक संदेश ने उसको कदम रोक लिए। संदेश में लिखा था, अब और कितना इंतजार करो, तुमने कहा था जल्दी सब खत्म हो जाएगा। निहारिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फोन खोला। सामने ईशान और राधिका की पूरी चैट थी। हर संदेश उसके भरोसे को तोड़ रहा था। दोनों के बीच भविष्य की बातें हो रही थी। एक जगह ईशान ने लिखा था कि मैं बहुत ही जल्द सब ठीक कर दूंगा, फिर हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। दूसरे संदेश में राधिका ने पूछा था, अगर तुम्हारी पत्नी ने मना कर दिया तो। ईशान का जवाब था, जरूरी पड़ी तो मैं उसे तलाक भी दे दूंगा। यह पढ़ते ही निहारिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने फोन वापस वहीं रख दिया। ना उसे कोई शोर मचाया और ना ही किसी को कुछ बताया। वह चुपचाप अपने कमरे में गई। अपनी और रियान की कोई जरूरी चीजें एक बैग में रखी, फिर रियान को गोद में उठाया और सास के कमरे में पहुंच गई। उसने उनके पैर छुए और धीमी आवाज में बोली, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मेरे लिए यहाँ रुकना आसान नहीं है। सास घबरा गई। उन्होंने वजह पूछी, लेकिन निहारिका ने सिर्फ इतना कहा, सच बहुत कड़वा होता है और आज मुझे वह सच मिल गया है। इतना कहकर वह अपने मायके चली गई। शाम को जब ईशान घर लौटा तो निहारिका का कमरा खाली था। सास ने बिना कुछ कहे उसका फोन उसके हाथ में दे दिया। फोन खुला तो वही चैट सामने थी। ईशान का चेहरा उतर गया। उसे समझ आया कि निहारिका सब जान चुकी है। पहली बार उसे अपनी गलती का असली एहसास हुआ। उसने कई बार फोन किया, लेकिन निहारिका ने बात नहीं की। अगले दिन वह मायके पहुंचा, लेकिन निहारिका के भाई ने दरवाजे पर ही रोक दिया। उसने कहा, जिस भरोसे की कीमत पर तुम समझ नहीं पाए, अब उसे वापस पाना इतना आसान नहीं होगा। ईशान ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने अपने परिवार और अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत किया। मुझे एक और मौका दे दीजिए। तभी निहारिका बाहर आई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन आवाज पहले से ज्यादा मजबूत थी। उसने कहा, भरोसे टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उसे वापस बनाने में वर्षों लग जाते हैं। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि अपने बेटे का भी भविष्य दांव पर लगा दिया था। ईशान की आंखों से भी आंसू निकल आए। उसने कहा, मुझे अब समझ आया कि रिश्ते दिखावे से नहीं, जिम्मेदारियों से चलते हैं। मैंने अपने अहंकार और अपनी गलती सोच में सबको अनमोल रिश्ता खो दिया। अगर तुम मुझे कभी माफ ना करो तो मैं शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। मैं तुम्हारे लिए नहीं तो कम से कम अपने बेटे के लिए बेहतर पिता बनना चाहता हूँ। निहारिका कुछ देर चुप रही। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ अभी वापस नहीं आऊंगी। अगर सचमुच बदलना चाहते हो तो पहले अपने व्यवहार से साबित करो।
अगले कई हफ्तों तक ईशान बिना किसी बहाने के हर दिन रियान के से मिलने आता, उसकी जरूरतों का ध्यान रखता, निहारिका पर किसी तरह का दबाव नहीं डालता। उसने अपने माता पिता से भी माफी मांगी और अपनी गलती सबके सामने स्वीकार की। समय बीतता गया, निहारिका ने देखा कि इस बार ईशान सिर्फ बातें नहीं कर रहा है, बल्कि सचमुच बदलने की कोशिश कर रहा है। एक दिन निहारिका ने मासूमियत से दोनों का हाथ पकड़ लिया, पर उस निहारिका ने ईशान से कहा, मैं यह फैसला सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे बदले हुए व्यवहारों को देखकर ले रही हूँ। याद रखना, इस रिश्ते को दूसरा मौका मिला है, तीसरा नहीं मिलेगा। ईशान ने सिर झुकाकर कहा, मैं इस भरोसे को दोबारा कभी टूटने नहीं दूंगा। उस दिन से नई शुरुआत तो हुई, लेकिन इस बार उनका रिश्ता सिर्फ प्यार पर नहीं, बल्कि सम्मान, विश्वास और जिम्मेदारी की मजबूती ऊपर खड़ा था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और निहारिका ने यह फैसला सही लिया या गलत, ये भी जरूर बताएं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।